everyone and welcome back to Minds Mind Tutorials. So we were seeing the food poisoning portion or we can say food toxicants जिसमें से already natural food toxins, bacterial food poisoning and fungus food poisoning या fungal poisoning ये सारी चीजें हमने already देख ली है. लास्ट हमारा आज का पार्ट है जिसमें हम देखने वाले हैं मेटेलिक कंटामिनेशन. हम लोग लास्ट में आज देखने वाले हैं मेटेलिक कंटामिनेशन के बारे में और उसके बाद हमारा ये पूरा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा. इकोटॉक्सिकोलॉजी में मेनली हम लोग ये पढ़ते हैं, फूड अडल्ट्रेशन के अंदर भी ये टॉपिक्स आते हैं, तो आप दोनों ही चीजों में इन चीजों को पढ़ सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आपने सुना होगा एप्पल साइडर विनेगर के बारे में, साइडर जिसको कहते हैं साइडर, ठीक है, साइडर हो गया, बियर हो गई, लेमनेड हो गया, लेमनेड, और कुछ भी प्लम्बो सॉल्वेंट लिक्विड्स हो गए, प्लम्बो सॉल्वेंट लिक्विड्स, ठीक है. ये सबको अगर आप देखोगे तो ये किस में स्टोर किए जाते हैं, ये लेड के टैंक्स में स्टोर किए जाते हैं. इंडस्ट्रीज में भी अगर आप बात करो तो लेड के टैंक्स जो होते हैं ना, उनमें इन चीजों को स्टोर किया जाता है. साइडर को, बियर को, लेमनेड को, प्लम्बो सॉल्वेंट लिक्विड्स को, इन सभी को यहाँ स्टोर करते हैं. और या फिर उनको जो बॉटल करके बॉटल में रख दिया जाता है, जो कि सिफॉन्स में होते हैं, बॉटल्ड इन सिफॉन्स भी आप कह सकते हो, सिफन्स के अंदर इनको बॉटल करके रख दिया जाता है, पैक करके रख दिया जाता है, जिनमें लेड की फिटिंग्स होती हैं. और लेड क्या होता है, एक तरह का मेटल होता है जो कि क्या करता है, ये एक तरह का मेटल होता है, पहले तो ये समझिए. अब मैं आपको यहाँ समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल ये कोई बड़ा सा टैंक है, टैंक. अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है तो देखिए उनके पास ऐसा ग्लास या फिर कुछ ऐसे अपैरेटस नहीं होते जिनके अंदर ये सारी चीजों को वो रख सकते हैं. तो वो क्या करते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में कि इन चीजों को इस तरह से लेड के टैंक में फिल करके रखते हैं. तो ये जो लेड मेटल होता है ना, इसके कुछ गुण इसके अंदर भी मिक्स हो जाते हैं, इसकी कुछ क्वालिटीज ये जो फ्लूइड अंदर है उसके अंदर आ जाती है लेड की, यानी वो मेटल इस फ्लूइड के अंदर मिक्स कर जाता है. जैसे कि आप जानते ही हैं कि जनरली कहा जाता है कि जो लोहा होता है, आयरन होता है, उसको भी पहले घर में अगर उसके भी यूटेंसिल्स है तो उसको वॉश करके बनाया जाए, क्योंकि वो लोहे के भी कुछ अगर पोर्शन है तो हो सकता है वो फूड में मिक्स हो. हालांकि लोहा कुछ अमाउंट में आयरन बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन जंक अच्छा नहीं होता. तो कभी कभी जंक आने लगता है तो या तो उस यूटेंसिल को वहां से हटाना जरूरी होता है, वरना या फिर उसको वॉश करके प्रॉपरली यूज करना होता है. ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है, आपको पता होगा घर के बारे में. तो ये बातें होती है. तो ये लेड की पॉइजनिंग हो सकती है, इस मेटल की पॉइजनिंग इस तरीके से हो सकती है. यहाँ तक कि टी, चीज या फिर कुछ टिन फॉइल्ड रैप्ड कमोडिटीज की भी आप बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड हो जाती है, क्योंकि इन सब पे टिन की पैकिंग होती है, टी के ऊपर, चीज के ऊपर, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है. तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है. और जो लेड के ग्लेज्ड वेसल्स होते हैं वो भी यहाँ तक कि मेटल्स को एंटर करवाते हैं फूड कुक जो उसमें होता है उसके थ्रू. सो लेड के जो सोल्डर्स होते हैं वो भी आपने देखे होंगे डोमेस्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स में, जो कि लेड पॉइजनिंग को कॉज कर सकते हैं. यहाँ तक कि जो पॉइजनिंग होती है वो टिन जो होता है उसके थ्रू भी हो सकती है. तो ये सारी एक ही बात है, बस मेटल्स इस तरीके से फूड में एंटर कर रहे हैं जो अच्छे नहीं है, उन मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पर देखे. सो जो एक चीज और होती है जो अनलेकर्ड टिन प्लेट होती है, अनलेकर्ड टिन प्लेट, तो इसमें भी यूजुअली रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये लेकर्ड थी तो वो भी कॉज करेगी. तो ये सारी बातें होती है. एसिड फ्रूट्स हो सकते हैं, शेल फिश जो हो सकती है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है. एल्यूमिनियम की बात करें तो उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए वो एक रीजन बन चुका है, एक्सेप्टेड, उसमें खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक तरह का स्टैंडर्ड लग्जरी मेटल भी है जो कि कुकिंग यूटेंसिल्स की तरह यूज किया जाता है. लेकिन नाउ डेज हम बात करें तो उसके तो रैपिंग फॉइल्स भी आ चुके हैं. सो जो ये एल्यूमिनियम है वो कुछ हद तक लेड का सब्स्टिट्यूट बन चुका है. फिर हम बात आगे करते हैं कि जो जो केसेस होते हैं कैडमियम पॉइजनिंग के, वो भी कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर्स की फिटिंग होती है वो भी कुछ हद तक रिपोर्ट की गई है. तो कैडमियम की भी पॉइजनिंग हो सकती है. और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो केमिकल फूड पॉइजनिंग होती है, उसमें जो इलनेसेस होती है वो इसलिए आती है कि जो कटलरी है वो प्रॉपरली या तो क्लीन नहीं की गई है, या फिर उनमें साइनाइड का प्लेट पाउडर लगा होता है. तो साइनाइड तो एक पॉइजन है ही. फिर उसके बाद जो जिंजर पैरालिसिस होता है वो भी देखने को कभी कभी मिल जाता है, ड्यू टू द अडल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड एक्सट्रैक्ट ऑफ जिंजर विथ ट्राई ऑर्थोसैराइल फॉस्फेट में लिख लेती हूँ. तो यहाँ पर जिंजर पैरालिसिस के बारे में लिखा है, ड्यू टू अडल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड एक्सट्रैक्ट ऑफ जिंजर विथ ट्राई ऑर्थोसैराइल क्रेसाइल फॉस्फेट. स्पेलिंग अगर क्लियर नहीं हो तो मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ. TRIOR THO
CRESYL, और फॉस्फेट की तो आपको पता है, तो ट्राई ऑर्थोक्रेसाइल फॉस्फेट, ये नाम है इसका पूरा। सो कभी कभी क्या होता है, जिंजर का जो फ्लूइड है अगर वो इसके साथ मिक्स हो जाता है, जिसका जो केमिकल का नाम हमने यहाँ लिखा है, तो जिंजर का फ्लूइड इसके साथ मिक्स होता है तो वो जिंजर पैरालिसिस कॉज कर देता है। तो ये होता है सारा मेटालिक कंटामिनेशन का पोर्शन, जो कि आपको पता होना चाहिए। सिंपली मेटल की वजह से अगर कोई कंटामिनेशन हो रहा है फूड का, तो वो चीजों को हम यहाँ इंक्लूड करते हैं। तो ये ज्यादा इसका लंबा पोर्शन था ही नहीं, तो यहाँ क्लियर हो जाती है बातें। अब बात आती है यहाँ पर एक चीज और की। अब बात आती है फूड एलर्जी की। तो ड्यू टू सेंसिटिविटी टू सर्टेन फूड आइटम्स अगर हम बात करते हैं, यूजुअली जो प्रोटीन नेचर में होते हैं उसकी वजह से फूड एलर्जीज देखने को मिलती है। तो प्रोटीन नेचर के कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में क्या आ जाती है, सेंसिटिविटी आ जाती है, जिसकी वजह से उस सेंसिटिविटी की वजह से उस इंसान को हम कहने लगते हैं कि इसको इस फूड से एलर्जी है। जैसे कि आपने सुना ही होगा, कुछ चीजों से एलर्जी कोई इंसान को हो सकती है, तो वो चीजें यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें इलनेसेस जैसे कौन कौन सी आती है फूड एलर्जी में, जैसे कि नौशिया हो सकता है, उस इंसान को नौशिया फील होगा, उसको वोमिटिंग फील होती है उस चीज को खाकर, या फिर डायरिया वाली प्रॉब्लम, डायरिया होने लगेगा उसको। फिर उसके बाद उसको जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, उसके जोड़ों में दर्द हो सकता है, जॉइंट पेन्स जिसको हम हिंदी में जोड़ों का दर्द कहते हैं, और अर्टिकेरिया हो सकता है। ये प्रॉब्लम्स जनरली देखी जाती है फूड एलर्जी में। फिर उसके बाद ईडीमा की अगर हम बात करते हैं, ईडीमा की, सो ईडीमा जो ग्लॉटिस का होता है, ईडीमा ऑफ ग्लॉटिस अगर आप बात करते हो, पूरा लिखते हैं हम इसको, ईडीमा ऑफ ग्लॉटिस, या फिर एस्थमेटिक सीजर्स जो होते हैं, एस्थमेटिक सीजर्स, एस्थमेटिक सीजर्स, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उन सभी में भी ये वाली प्रॉब्लम आती है कि वो किसी चीज को लेकर एलर्जिक हो जाते हैं। तो वो एलर्जी उनको एक तरह से होती है, जैसे वहां पर आपने एग्जांपल अलग देखा होगा अस्थमा में, कि कुछ भी चीज हो सकती है जिसकी वजह से उनको अस्थमा में एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं फूड एलर्जी की, तो यहाँ फूड की वजह से एलर्जी देखने को मिल रही है। तो यही बातों को आपको यहाँ पर याद रखना है। और बहुत सारे ऐसे फूड के आर्टिकल्स होते हैं जो कि ऐसे इम्प्लीकेट कर देते हैं, जैसे किसी इंसान को शेल फिश की वजह से एलर्जी हो सकती है, या फिश को लेकर किसी में हो सकती है, एग्स को लेकर हो सकती है, टमेटोज को लेकर हो सकती है, स्ट्रॉबेरीज से होती है, कभी कभी मसल्स से भी हो सकती है, जिसको हम मसल्स लिखते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मसल्स हो गए, स्ट्रॉबेरीज, टमेटोज, एग्स, शेलफिश, वो अलग अलग हो सकती है। किसी भी इंसान में किसी भी तरह की फूड एलर्जी हो सकती है या ना भी हो। ये जो डायग्नोसिस होता है वो जनरली इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि जिस इंसान को है उसको पता होता है उसको किससे एलर्जी है, तो वो वहां पर क्लियर हो जाता है। ये एक इंडिविजुअल टाइप ऑफ फैक्टर यहाँ पर रोल प्ले करता है, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग एलर्जी का पार्ट होगा, तो हर इंसान के लिए ये पूरा एप्लीकेबल नहीं होता। और यहाँ पर जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होते हैं वो वैल्यू के होते हैं, तो यहाँ पर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स यूजफुल होते हैं, ये दवाइयाँ उनको दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ये पूरा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड फूड एलर्जी के बाद अब कोई नया पोर्शन यहाँ पर है ही नहीं। एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में जनरली पूरा फूड पॉइजनिंग पूछा जाता है, उसके कैरेक्टर्स बताइए, या नेचुरल फूड टॉक्सिन्स, फंगल फूड टॉक्सिन्स, बैक्टीरियल फूड टॉक्सिन्स, उनके इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन, वो सब बताइए, सारी बातें जनरली पूछी जाती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको पता ही, हमने पूरा सिनॉप्सिस से लेकर हर चीज को डिटेल में समझा है, तो कुछ इस तरह से सारे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर हमारा पूरा जो फूड टॉक्सिकेंट्स वाला पोर्शन था, या उसके कंट्रोल मेथड्स का जो पोर्शन था, कंप्लीट हो जाता है। फूड पॉइजनिंग भी आप कह सकते थे। तो थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।